हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज आपका एमआर सर स्वागत करता हूं यकीन बैच के सेकंड लेक्चर में। सबसे पहले तो आई एम वेरी 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 सॉरी, मैंने 2 साल बोल दिया था बेटा। बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं। मुझे 1 साल ही बोलना था और 1 साल में ही आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। लेकिन उस 2 साल बोलने के बाद ना एक कहानी लिंक हो रही है, एक लॉजिक लिंक हो रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा कम करो। यार पहली बार देखा है ऐसे बच्चे जो पैसा भी दे रहे हैं और कह रहे हैं सर कम पढ़ाओ, चलो जरा कम पढ़ाओ सर, ज्यादा मत पढ़ाओ, पैसा ले लो भले ही और ले लो लेकिन कम पढ़ाओ। उन लोगों का मेरा कहना है बेटा आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप ड्रॉपर क्यों बने? आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि आप अपियरिंग में नीट क्वालिफाई कर सकते थे? मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अपने आप से कहीं ना कहीं आप पूछेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सर मेरा 11th का 4 महीना खराब हो गया था, या आप ये कहेंगे कि सर मेरे कंपेयर में दूसरे लोगों ने ज्यादा मेहनत करी और अभी आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। ये तो गलत बात है। और मैंने आपको चैलेंज दिया है ये कि किसी भी इंस्टेंट पे हर लेक्चर में आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे सिलेक्शन के लिए मेरे से ज्यादा ये मास्टर मेहनत कर रहा है, और वो पहला लेक्चर ही प्रूफ हो गया। और आप कह रहे थे सर ये 2 साल वाला लेक्चर है क्या? अरे बेटा 2 साल वाला लेक्चर तो नहीं है तो इसी साल वाला लेक्चर। लेकिन आप एक बात बताओ, सिलेबस तो 2 साल का पढ़ना है। हाँ सर। समय आप 2 साल देंगे मुझे? नहीं सर, हम 1 ही साल देंगे, हमें अगले साल नीट फोड़ना है। अच्छा सही कह रहे हैं आप समय मुझे 1 साल देंगे। गलती से मेरे मुंह से निकल गया 2 साल तो आपको बुरा लगा कि नीट तो मुझे 1 साल बाद ही देना है, लेकिन आप ज्यादा पढ़ने से घबरा रहे हैं। बेटा कोई शौक नहीं है कि हम आपके लिए ज्यादा मेहनत करें। हम क्यों कर रहे हैं आपके लिए ज्यादा मेहनत? क्योंकि जब भी मैं क्लास में आता हूं, आज तक कोटा में मैंने 6 साल पढ़ा है, कभी भी मैं टॉपिक खत्म करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं। सर क्लास में जाओगे तो टॉपिक खत्म करना, ना ना ना, मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपको समझ आए। और आज से 2 महीने बाद 4 महीने बाद कोई भी टेस्ट सीरीज का पेपर या कोई पर्टिकुलर बुक सॉल्व करे या नीट का पेपर दे, आपको ऐसा फील हो अरे यार एमआर सर ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कुछ तो छोड़ देते जो नया लगता, तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगेगा। और कुछ भी नया ना लगे, कल आप जब कोई भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें या नीट के एग्जाम में बैठे और आपको बहुत ही अच्छा लगे या कंफर्ट जोन में रहे, इसलिए जरूरी है कि अभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। साहब आप कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हो और एग्जामिनेशन में भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, अभी भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप अभी कंफर्ट जोन में रहोगे, अभी अगर अपने आप को स्ट्रेच नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फाइनल एग्जाम में बैठ के आपको ऐसा महसूस होगा ये क्या पूछ रहा है, ये वाला सवाल तो मास्टर ने नहीं कराया था या मैंने नहीं किया था। अगर आप अपने आप को अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लोगे तो फाइनल एग्जाम में आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ किया हुआ है। और आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि आपको नीट एग्जाम में 180 मिनट में 180 सवाल अटेम्प्ट करना है, और उसमें से भी 15-20 मिनट इस बात में निकल जाएगा फॉर्म भरने में, वेरिफिकेशन में, आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन में 15-20 मिनट इसका भी निकाल लो और 5-10 मिनट ओएमआर फिल करने का भी निकाल लो, तो 150 मिनट में 180 सवाल करने हैं। 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा हर सवाल में। तो कैसे कर पाएंगे? एक ही ऑप्शन है, पहले से हर पॉसिबल कंसेप्ट पे आपको 20-20, 30-30 न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना होगा। और हो सकता है कि आपको थोड़ा ये एरोगेंस वाली बात लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। लेकिन अगर एमआर आके यहां पे खड़ा हुआ है तो इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि आपको सिलेबस कवर कराना है। एमआर इसलिए खड़ा हुआ है कि कल को आप पेपर दें तो हो सकता है आप ये बोले कि मेरे से गलती हो गया, लेकिन एमआर ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया था। हर इंस्टेंट पे, हर क्लास में मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए आपसे ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई दूंगा। तो आप क्यों नहीं तैयार हो मेहनत करने के लिए? सर इतना कौन पढ़ेगा? सर 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे का लेक्चर कौन पढ़ेगा? बेटा आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी लोग तो कह रहे थे कि हम पढ़ लेंगे। और सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? 1% का। बुरा मत मानिएगा, कोटा में भी जब हम पढ़ाते थे तो एक दिन में 6 घंटे की क्लास होती थी।
और आप सबसे बेहतर स्टूडेंट बनने की कोशिश करिए, तभी आप बेहतर रैंक लेके आएंगे। आप कमजोर मत पड़िए बेटा, मैं आपको बस रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को स्ट्रेच करो। मैं क्यों कभी सोचा क्यों इतना लंबा लेक्चर पढ़ाया? रीजन है ना बेटा, कुछ ना कुछ ज्यादा कंटेंट। देखो, अगर मैं लेक्चर छोटा करूंगा तो 4 सवाल कम करूंगा, इलस्ट्रेशन कम करूंगा। इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, अगर मैं 15 मिनट 20 मिनट एक लेक्चर को कम करता हूं, या 1 घंटे लेक्चर आधे घंटे लेक्चर को कम करता हूं, इससे होगा क्या? मैं 4 सवाल कम कराऊंगा, फिर आप जाके कोई बुक सॉल्व करेंगे तो आपको नया सवाल मिलेगा। आप वहां पे एक सवाल में 20-20 मिनट खराब कर दोगे, और मुझे यहां पे आधा घंटा और दे दोगे तो मैं ऐसे 20 सवाल करा दूंगा। समझ रहे हो? चिंता मत करो, बस एक बार आंख बंद करके भरोसा करो। और बेसिक मैथ और यूनिट एंड डायमेंशन के लिए कोई भी प्रैक्टिस बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट बेसिक मैथ तक किसी बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाद में मैं आपको स्ट्रैटेजी बुक सब कुछ बता दूंगा। ठीक है साहब? तो ये बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है, घबराइए मत, बढ़िया जोरदार तरीके से पढ़िए। दूसरी बात कि 1 साल का ही ड्यूरेशन है कोर्स का, आई एम सॉरी। थर्ड बात, एक और मिस्टेक मैंने माइन्यूट सा मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। बिल्कुल प्लस होना चाहिए था। देखिए, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ये बनेगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस, देखो साइन है तो प्लस का प्लस रहेगा। समझाते समय कभी कभी ध्यान भटक जाता है, जिससे हम प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हैं। प्लस साइन 30 इंटू कॉस 45। अब तो सही लिखा ना साहब, अब तो गलत नहीं कर रहे ना? 45 30 30 45 बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो यहां पे प्लस ही आएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, और 2-3 आपको ट्रिग्नोमेट्री में डाउट था, वो सारे हम यहां पे कवर कर लेंगे। लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, डिटेल में बहुत बेसिक मैथ मैंने आपको पढ़ा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे एकदम बेसिक से उठाना है। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी लगेगा कि चलो कुछ सीख रहा है। जिसने पहले सीखा हुआ है बेटा, ये समझ के बैठो कि रिवीजन हो रहा है, और ऊपर तक लेके जाऊंगा, नीट के आईआईटी के लेवल तक लेके जाऊंगा, और जोरदार तरीके बताऊंगा सवाल को सॉल्व करने का। चिंता मत करो, अभी पढ़ाई हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना? चलिए, तो साहब आज के फिजिक्स के लेक्चर में क्या क्या हमारा गोल होगा? तो सबसे पहले सम बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज के बारे में बात करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन का। ठीक है साहब? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक छोटे से अनकवर्ड टॉपिक पे, जिसपे डीपीपी में मैंने सवाल भी दिए थे, और 2-3 सवाल दिए थे क्योंकि फिजिक्स में ये यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मैंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज, तो आप साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना बताते हो साहब? बताइए। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, जब एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। अब यहां पे थीटा के जगह पे मैं अल्फा लिख दूं, तो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। अरे ये जो साइन थीटा होता है ना, वहां पे कुछ भी लिखा हो, उसका पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बेटा 1 ही होता है। साइन थीटा के अंदर ये थीटा को अल्फा लिखो, बीटा लिखो, जीटा लिखो, कुछ भी लिखो, साइन के अंदर जो एंगल है उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होता है। सर मिनिमम भी बता दो लगे हाथ, तो साइन थीटा का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है बेटा -1। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहता है। कभी भी -1 से कम या +1 से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती है। ओहो हो, अच्छा, चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने यहां पे लिखा है इफ y इज इक्वल टू साइन इंटू 3 थीटा। सर यहां पे थीटा नहीं है तो 3 थीटा हो गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है तो ये पूरा का पूरा एंगल ही ना, है तो ये पूरा का पूरा एंगल ही ना साइन थीटा। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, मैंने लिखा है साइन 3 थीटा, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड एंगल वेयर y विल बी मैक्सिमम। वो एंगल बताइए जहां पे y मैक्सिमम होगा। अब यहां पे छोटे से बच्चे, जिसको नहीं भी समझ आएगा उसको भी समझ आएगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ आएगा। ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है साइन 3 थीटा। ठीक साहब, ठीक, एकदम बढ़िया। चलो लेट, हालांकि मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा कि इस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझना फील आने के लिए मैं लिख रहा हूं लेट 3 थीटा इज इक्वल टू अल्फा। क्या मैं 3 थीटा को अल्फा एज्यूम कर सकता हूं?
हाँ सर 3 थीटा, उसको आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो, जीटा मान लो, एंगल ही तो है ना 3 थीटा यहां पे। हाँ सर मान सकते हो। तो मैं यहां पे 3 थीटा को अल्फा लिख लेता हूं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल ही तो है, साइन के अंदर जो भी होता है वो एंगल होता है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है साइन थीटा का, तो y का पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो साइन का अंदर एंगल कुछ भी हो उसका पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। तो सर इधर इसका अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ये बेटा अंदर है, थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई, बाहर 3 नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, इसका मतलब ये एंगल के अंदर नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई ना 3 और फिर है साइन थीटा। अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा y मैक्सिमम, तो देखो 3 तो एक कांस्टेंट है और ये अंदर में रहा इधर साइन थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, तो y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ बेटा क्या आ जाएगा, सर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा एक बात जो मेरे दिल में थी मैं नहीं कह पाया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे मैसेज दिए। बेटा सच में ये मोटिवेट करता है। मैं भी बहुत थोड़ा सा तो देखो पढ़ाया तो मैंने बहुत है, लेकिन थोड़ा सा फील कर रहा था कि पता नहीं अलग सर अलग सर अलग सर अलग सर इज अ ग्रेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ अलग सर, और अलग सर ही है जिसकी वजह से मैं पढ़ा पा रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा डिलीवर कर पाऊं। बाकी बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्रेज किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, चलिए सर इसमें क्या है, 3 बाहर है तो 3 तो प्रोडक्ट में आ गया बाहर, अंदर में साइन थीटा है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम होगा तो राइट हैंड साइड भी मैक्सिमम होगा, तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 इंटू साइन मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई में था। अगर अकेला y बराबर साइन थीटा होता, देखो यहां पे अकेला y बराबर साइन थीटा होता तो वो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, फील आया। लेकिन यहां पे देखो ये 3 एंगल के साथ मल्टीप्लाई है और मैंने क्या किया 3 थीटा को अल्फा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे साइन अल्फा लिखूं, साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू बोलो ईमानदारी से, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगल, साइन अल्फा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि यहां पे आप साइन अल्फा भी तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू बोलिए क्या होगी 1। ये कब होगा, जब अल्फा 90 डिग्री होगा, अल्फा क्या होगा 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, लेकिन यहां पे तो थीटा था, तो कोई बात नहीं, आपने 3 थीटा को अल्फा एज्यूम किया था, तो अल्फा को फिर से यहां पे आप 3 थीटा लिख सकते हैं। अल्फा को जैसे आप 3 थीटा लिखेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वो एंगल है जहां पे ये y मैक्सिमा होगा। क्यों, क्योंकि देखो 3 थीटा लिखा है, अब इसको उल्टा भी वेरीफाई कर लो, थीटा को 30 रखोगे, 30 मल्टीप्लाई 3 90, और साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कितना आसान है बेटा। चलो एक दो एग्जांपल फटाफट मैं यहां करा के आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, तो देखो मैं यहां पे थीटा बाई 2 लिखूं या 2 थीटा लिखूं या 3 थीटा लिखूं, कुछ भी लिखूं, ये तो साइन के अंदर आ गया ना। हाँ सर, और साइन का अंदर में एंगल कुछ भी हो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, इधर मैं अगर मैक्सिमा लगाऊं तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बेटा 1, और ये कब होता है जब साइन 90 डिग्री हो, मतलब जो यहां पे एंगल हो ना वो 90 बन जाए, यहां पे एंगल 90 बन जाए, और यहां पे एंगल 90 बन जाएगा तो साइन 91 होता है, यहां पे 90 बन जाए तो 90 डिग्री बन जाए किसके जगह पे, थीटा बाई 2 के जगह पे, तो थीटा बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यहां पे 1, कब, जब थीटा को 180 रखोगे। बेटा लॉजिकल सोचना, y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, अब थीटा को 180 रखो तो 180 डिग्री बाई 2 क्या होगा 90, साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू 1। अच्छा यहां पे अगर मैं लिखूं y बराबर साइन 2 थीटा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर y बराबर इधर हो गया साइन 2 थीटा। अगर मैं इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तभी मैक्सिमम होगा जब ये पूरा मैक्सिमम हो जाए, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन से एंगल पे एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर करके देखता हूं, थीटा को अगर मैं रख देता हूं 30 डिग्री, तो 30 मल्टीप्लाई 2, थीटा को 30 रखूंगा तो 30 मल्टीप्लाई दूंगा, यार थीटा 30, 30 मल्टीप्लाई 2 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूं तो 45 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 90,
समझ रहे हो आप? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1। कब? जब ये टोटल 90 डिग्री बन जाए, मतलब यहां पे एंगल 90 बनना चाहिए, तभी साइन 91 होता है। तो 2 थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, मींस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। आंसर आ गया। कौन से एंगल पे साइन 2 थीटा मैक्सिमाइज होगा? जब थीटा को आप 45 रखेंगे तो 45 टू 90 हो गया, साइन 91 होता है। सो इजी, सो इजी, बहुत इजी। चलिए लेकिन ये तो अकेला जब साइन होगा तो, या कॉस होगा तो, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा 1 डिग्री पे। लेकिन साइन और कॉस का अगर कॉम्बिनेशन आ जाए, यहां देखिए बेटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा आ जाए, और ये फिजिक्स में रिपीटेटिवली आएगा। और मैंने बताया है ट्रिगोनोमेट्री में साइन और कॉस मां बाप होते हैं, और पूरे फिजिक्स में 90% जगह पे साइन और कॉस ही आते हैं। मैं ऐसे नहीं बोला tan नहीं आता, आता है 2-4%। कॉस एक, अरे बहुत कम। कॉट, अरे नहीं के बराबर। सेक, तो सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? 90% साइन और कॉस। तो ये एक्सप्रेशन आपको फिजिक्स में रिपीटेटिवली दिखेगा। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया किसका? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। सर ये थीटा तो एंगल है, समझ आ गया, लेकिन सर a और b क्या है? a और b मल्टीप्लायर है, कांस्टेंट है। a और b एग्जांपल 2 हो सकता है, b 3 हो सकता है, तो ऐसा होता है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। a और b कांस्टेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद, लेकिन सवाल तो आपने यहां पूछ लिया मैक्सिमम वैल्यू का। तो यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो फॉर्मूला अभी आपको याद रखना है, लेकिन उसको मैं प्रूफ करूंगा, चिंता मत करना, मैक्सिमा मिनिमा में उसको मैं प्रूफ कर भी दूंगा, लेकिन आपको प्रूफ समझने के बाद प्रूफ याद नहीं रखना। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्मेट में हो, तो उसमें y की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स इट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यूज होगी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a ये रहा कोफिशिएंट, b ये रहा। सर मिनिमम क्या होगी? तो आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नेचर होता है कि वो घूमता रहता है, जैसे साइन थीटा -1 के +1 के बीच में अलग अलग वैल्यू पे घूमता रहता है। तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन भी एक मैक्सिमम ये रहा तो मिनिमम ये होगा, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी के बीच ये घूमता रहेगा। अच्छा, ये बात बेटा अभी आपको याद रखना है, रट्टा लगाना है। सर ये अभी समझा दो, नहीं समझा सकता ना बेटा, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक हर फॉर्मूला बताऊंगा। और जिन लोगों को आता होगा ना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, अच्छे अच्छे सवाल भी कराऊंगा, चिंता मत करना। तो आपको ये याद रखना है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मेट बन रहा है, तो वहां पे जो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं सवाल देता हूं, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू बताएं। तो आप यहां पे इस इक्वेशन से कंपेयर करें और देखें y a है यहां पे क्या 3, तो a की जगह पे क्या 3 साइन थीटा प्लस b की जगह पे क्या है 4 कॉस थीटा। तो साइन और कॉस का जो मल्टीप्लायर है, कोफिशिएंट है, वो कितना है 3 और 4। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखिएगा y मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 रूट 25, रूट 25 इज 5। सर ऐसा नहीं लग रहा है ये 0 डिग्री पे मैक्सिमम होना चाहिए? नहीं बेटा, 0 पे ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो दोनों का सम मैक्सिमाइज नहीं हो जाएगा। 90 डिग्री पे सोचोगे तो 90 डिग्री पे ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे आप नहीं कर सकते। सर पक्का प्रूव कर दोगे? अरे 200% अभी। तो सर अभी क्यों कराया आपने? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे सवाल बनेंगे और आपको यह फॉर्मूला ही याद रखना है। फिजिक्स में बेटा कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी प्रूफ होने के बावजूद, क्योंकि नीट एग्जाम और आईआईटी में डिफरेंस है। नीट एग्जाम में अब हर चीज डिराइव करके, मेरी बात समझिएगा, हर चीज डिराइव करके यूज करोगे क्या वहां पे? नहीं सर, याद रहना चाहिए। और याद रखने का तो एक ऐसा मैं एमआर स्टार बताऊंगा ना, यूनिट एंड डायमेंशन। कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला तुम देखोगे और देख के बता दोगे कि इसमें क्या गलती है क्या सही है। सर फॉर्मूला याद रखें ना, भूल जाओ फॉर्मूला।
मैं एक ऐसे जोरदार चीज सिखाऊंगा ना कि तुम फॉर्मूला लिखो गलती और तुरंत उसको सही कर लोगे। हर एक फिजिक्स का फॉर्मूला तुम्हें टिप पे याद होगा, पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला। अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गया। अब यहां पे समझिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं y इज इक्वल टू n नंबर ऑफ सवाल बन सकता है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, कुछ भी। सर ये तो अभी कर लिया हमने। रूट 4, अरे यार रूट 4 में का क्या मतलब है? रूट 5 ले लो और इसको 4 ले लो, चलो cos थीटा, ये बढ़िया है। अब y की मैक्सिमम वैल्यू यहां से क्या होगी? तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन का कोफिशिएंट ये रहा 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे रूट 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा? 16 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर 5, 16 प्लस 5 रूट 21, रूट 21। रूट 21 इज द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम अगर आपसे पूछता है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बेटा माइनस रूट अंडर 21। डन है, क्लियर है? तो ये ट्रिगोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा आपको याद रखना था। अब अलजेब्रा में कुछ ऐसे इक्वेशन बनते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ इफ a1 by a2 इज इक्वल टू 7/3 देन फाइंड a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। एक सवाल था जो मैंने दिया था आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये भी था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व? इसका क्या तरीका हो सकता है? इजी मेथड क्या हो सकता है? तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कई मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कोई एक मेथड नहीं होता है। सर आसान बता दो क्या करें? तो इसमें कोई मेथड नहीं लगाना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इस 5 को आप यहां उठा के ले जाएं और इस पूरे टर्म को आप यहां उठा के ले जाएं। जैसे आप 5 को यहां उठा के लाएंगे तो यह बन जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे इसको ले जाएं तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जरूरी नहीं कि यही सवाल हो, अगर ऐसा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूं मैं। अब यहां पे साइन वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो देखो यहां पे 5 साइन थीटा, इधर 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा को आप यहां ले जाओ, 5 माइनस 3 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, एक चीज मैंने गलत कर दी यहां पे जिसकी वजह से निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। क्या गलत किया पता है बेटा? ऊपर प्लस है तो कम वैल्यू रखा, नीचे माइनस है तो ज्यादा हुआ, इसकी वजह से निगेटिव आ जाएगा। चिंता करने की बात, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब 5 cos थीटा जब उधर जाएगा तो माइनस 3 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 8 cos थीटा, ठीक है? चलो अब यहां पे cos को नीचे ले आओ, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू -4। देखो 8/2 क्या हो जाएगा? -4। ये आ गया आपका tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू -4। कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। कहां होती है tan थीटा की वैल्यू निगेटिव? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे? ऐड, सुगर, टू, कॉफी, ऑल पॉजिटिव, tan पॉजिटिव। याद है? यस सर। तो ये सॉल्व हो गया। इतना सिंपल था क्या? हाँ। अच्छा यहां पे सवाल है, क्या है सवाल? देखिएगा, ये है सवाल a1 by a2 इज इक्वल टू 7/3 देन फाइंड, हमें वैल्यू निकालनी है a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 की। इट्स ओके। तो कई किताबों में बहुत लेंदी तरीके से इसको करते हैं। क्या लेंदी करते हैं? तो यहां पे क्या कहते हैं कि a1 को x मान लेते हैं। a1 बाई a2 7/3 कहने का मतलब यह नहीं है कि a1 7 है, ना ना, ये तो रेशियो हुआ ना बेटा। एक इक्वेशन दिया मुझे, एक ही इक्वेशन बताया है, a1 बाई a2 7/3 है, इसका मतलब a1 7 नहीं है। a1 को हम 7 नहीं ले सकते, इसलिए किताबों में क्या करते हैं, a1 को x लेते हैं। तो आप क्या करोगे? मैं लॉजिकल बात बोलूंगा, क्या? सुनना। आई कैन नॉट टेक a1 इज 7 बट a1 इज 7 इफ a2 इज 3। अगर मैं a1 को 7 लेता हूं और a2 को 3 लेता हूं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो चलेगा। तो यहां पे a1 प्लस a2 है, तो a1 को क्या लिया हमने? 7 और a2 को क्या लिया? 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3, 7 प्लस 3 10। यस सर। 7 माइनस 3 इज 7 प्लस 3 इज 10 और 7 माइनस 3 इज 4। ये हो जाएगा आपका 5/2 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा तो आप देख लेना प्लस माइनस में, कोई खास बात नहीं। देखिए यहां पे ध्यान से, a1 को आप 7 नहीं कह सकते,
बट अगर आप B2 को 3 कहते हो तो A1 7 हो जाएगा, या A1 को 7 लेते हो तो B2 को आपको 3 लेना ही पड़ेगा। सर x लेके सॉल्व करे तो भी आंसर यही आएगा, लेके सॉल्व कर लो। A1 को x अज्यूम करोगे तो A1 को x रखोगे, A2 के जगह पे क्या रखोगे 3x/7, तो 3x/7 यही आंसर आएगा। लेकिन वो मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। फील आया कि नहीं आया? ये 2 सवाल यहां पे कर लिए हमने। आगे देखिए, यहां पे देखिए बेटा, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2। आप समझ गए होंगे कि ऐसे सवाल कहां पे आते हैं। रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 इज इक्वल टू 5/3। देन फाइंड I1/I2। देन फाइंड I1/I2। आपने वेव ऑप्टिक्स में एक जोरदार सवाल सॉल्व किया होगा। सर कौन सा सवाल? याद करिए, नीट 2017 वेव ऑप्टिक्स में एक सवाल आया था, इफ I1/I2 इज n देन फाइंड Imax माइनस Imean डिवाइडेड बाई Imax माइनस Imax प्लस Imean। ये क्वेश्चन आप देख के आएंगे, मैंने सारा डिटेल लिख दिया है और इसको आप हो सके तो सॉल्व करके आएंगे। बेटा आप 11th क्लास में नहीं है, थोड़ा मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना आपको कि मजा आ जाएगा। अब ये सवाल सॉल्व करके आइएगा बेटा एक बार। सर हमको पूरा बेसिक से पढ़ना है। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा राजा, अरे मेरे रामलाल, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सवाल का सॉल्यूशन देख लेना। चलो, नीट 2017 का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि I1/I2 दो वेव के सोर्स के इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 अगर n है, देन फाइंड Imax माइनस Imean डिवाइडेड बाई Imax प्लस Imean। क्या हो सकता है ऐसा हो, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, कुछ भी है। तो ये आप एक बार क्वेश्चन देख के आना और सॉल्यूशन देख के आना, ठीक है? और बता देना कि सर मैंने ये देख लिया। अब बताओ आप क्या कहोगे। मैं ऐसी चीज कहूंगा ना, इस सवाल का सॉल्यूशन 1 पेज का है ना, 8-10 लाइन का है। और मैं ऐसी चीज कहूंगा ना कि तू सवाल देखेगा और ऑप्शन में हाथ रख देगा, वो सही हो जाएगा, एकदम जोरदार। ठीक है, एक बार देख के आना। फिलहाल तो ये देखो, रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 इज इक्वल टू 5/3। देन फाइंड I1/I2। हमें I1/I2 की रेशियो निकालनी है। तो ये कैसे करें, मुश्किल लग रहा है थोड़ा। नहीं बेटा मुश्किल नहीं है, इन सब का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सबसे इजी मेथड होता है। कहीं कुछ इसका एक और मेथड होता है कंपोनेंटो एंड डिवाइडो, लेकिन उससे क्या होगा, एक लाइन बचेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो ये आ जाएगा 3 इधर, तो 3 रूट अंडर I1 प्लस 3 रूट I2 इज इक्वल टू 5 रूट I1 माइनस 5 रूट I2। यस सर, बिल्कुल सही बात है। ये तो यहां पे चला गया, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई खास बात नहीं है। यहां पे देखिए माइनस 5 रूट I2 को इधर ले आइए, तो 3 रूट I2 था और ये माइनस 5 इधर आ गया, प्लस 5 होगा 8 रूट I2 इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 2 रूट I1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4, और आप रूट I2 को नीचे ले आइए, तो रूट अंडर, ऊपर भी रूट है, रूट I2 नीचे आएगा तो कॉमन रूट हो जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू 4। अब ये रूट उस तरफ जाएगा तो रूट साइड चेंज करता है तो स्क्वायर बन जाता है। देखो रूट का मतलब था पावर हाफ, और इसका हाफ पावर उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे I1/I2 इज इक्वल टू 16/1। सर 16 ही आना चाहिए, बाई 1 क्यों कर दिया? तो डिवाइड में 1 करूं या मल्टीप्लाई में 1 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है साहब, कोई खास बात यहां पे नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन आप कर लेना, घबराने की जरूरत बेटा नहीं है। ठीक है, चलो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? ये एक मैथमेटिक्स है। सर मैथमेटिक्स बहुत पढ़ा रहे हो सर, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में ये यूज होता है, कई जगह पे फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है सर पढ़ाओ कोई बात नहीं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? इसका भी फिजिक्स में बहुत यूज है साहब, ये तो याद ही होना चाहिए। क्या होता है बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब घबराओ नहीं बेटा, जोरदार फिजिक्स पढ़ाएंगे, 4-5 दिन की बात है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है साहब, आता है? हाँ चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई नंबर लेता हूं मैं x, कोई नंबर लेता हूं मैं x, ध्यान से सुनना, कोई नंबर लेता हूं मैं x
और उसको स्क्वायर कर लेता हूं तो सर बनेगा एक्स स्क्वायर। तो जब मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की होगी वो एक्स के कंपेयर में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा या छोटा, एकदम सोच समझ के अच्छे से जवाब देना है, अच्छे से जवाब देना बेटा। इधर एक्स और इधर है एक्स का स्क्वायर, बड़ा नंबर कौन होगा? तो जनरली तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करते तो बड़ा हो जाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। सर स्क्वायर करेंगे तो बड़ा ही होगा ना? नहीं, हमेशा नहीं। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, हो सकता है ऐसा। अगर स्क्वायर करोगे ना तो छोटा हो जाएगा। सर ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे छोटा हो जाता है? सर हमने तो पढ़ा था स्क्वायर करने पे बढ़ता है। बेटा व्हेन x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, 0 और 1 के बीच में है तो, 0 और 1 के बीच में है तो। सर एक बार समझाओ कोई वैल्यू लेके। चलो समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल समझाते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0.1, 0.1 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। एक डेसिमल प्लेस को हटाते हो तो 0.1 का मतलब है 1/10। हाँ सर ठीक है, इतना तो समझ आता है। ठीक है बेटा। अब अगर यहां पे एक्स स्क्वायर करोगे मतलब क्या है कि 0.1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1/100। 0.1 का मतलब है 1/10, 1/10 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1/10 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 और 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो 1/100, 1/100 मीन्स 0.01 और भी कम हो गया। तो कोई ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो उसको मैं स्क्वायर करता हूं ना तो और छोटा हो जाता है, उसको स्क्वायर करता हूं तो और छोटा हो जाता है। सर क्यूब करूंगा तो और छोटा हो जाता है। ये तो गजब बात बताई यार, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा एक चीज और यहां पे याद रखने की वाली बात है, ये भी याद रखना है आपको। किसी भी नंबर का पावर अगर मैं 0 रखता हूं, जैसे कोई भी नंबर x कुछ भी है उसका पावर 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाता है 1। 10 टू द पावर 0 इज 1, 6 टू द पावर 0 इज 1। समझ में आता है ये बात? यस सर आता है। अच्छा अगर किसी भी नंबर का पावर मैं इनफाइनाइट रखता हूं, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि अगर मैं x को 1 रखता हूं तो इसका पावर मैं 1000 रखूंगा, x के कंपेयर में बहुत बड़ा नंबर रखता हूं तो ये क्या हो जाता है सर? ये इनफाइनाइट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और किसी भी नंबर का पावर अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? सोच के जवाब देना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है साहब, कुछ होमवर्क भी चलते रहना चाहिए ताकि तुम्हें लगे कि हां सर हम पढ़ रहे हैं और उसका जवाब हमें मिल रहा है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, एक्स का पावर माइनस इंफिनिटी अगर मैं रखूं माइनस इंफिनिटी तो क्या होगा? ठीक है भाई, आइए अब यहां पे मैंने लिखा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो मैंने यहां पे लिखा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? अगर मैं सिंपल होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा ए स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है सर। अब मैं यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या लगाओगे सर? अगर मैं ऐसा मानूं कि a1 बहुत 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 बड़ा है x से, मतलब जो 1 है वो बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में? x के कंपेयर में। मतलब मैं कह रहा हूं x इज वेरी 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 स्मॉलर देन 1। जैसा मैंने यहां पे कहा था कि अगर x 1 से छोटा हो, जैसे 1 से छोटा क्या हो सकता है? 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो और छोटा हो जाता है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि x बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटू सा, एकदम पिद्दू सा है। किसके कंपेयर में? 1 के कंपेयर में। तो x का स्क्वायर क्या होगा सर? बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर x का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको 1 या x में ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया यहां पे। अगर मैं x को 0.1 लेता हूं तो x का स्क्वायर क्या होगा? 0.01, मतलब 0.1 के कंपेयर में बहुत छोटा हो गया। तो आप कह सकते हो कि x अगर बहुत छोटा है 1 के कंपेयर में तो स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। ये बताया ना यहां पे, स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इसको आप यहां पे लिखो या ना लिखो, ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे लिखोगे आप, इसको मिटाओ, मैं इसको फिर से लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाओ। तो बताओ बेटा, यहां पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x।
तो ये हमेशा हो जाएगा या तभी होगा जब ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी तभी होगा। कौन सी कंडीशन? कि जो x है वो 1 के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। ये जो x है, कौन सा है? ये x है, वो 1 के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। इसीलिए जब मैं प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो यहां पे डायरेक्ट मैं 1 प्लस 2x रख लूंगा। अच्छा सर, यहां पे अगर 1 प्लस x का पावर कुछ n होता, सर n मतलब 2 जैसा यहां पे था, या 3 या 4 या 5। अच्छा सर, 5 तो सर बहुत ही ज्यादा पावर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। उस केस में अगर मैं बोलूं कि इफ 1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन x, हेंस x इज वेरी 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 स्मॉल देन 1, तो इसका मैं स्क्वायर करूं या क्यूब करूं या पावर 4 लिखूं, बहुत छोटा होगा। तो हायर टर्म को आप नेग्लेक्ट करेंगे, सीधा आप लिखेंगे 1 प्लस ये जो पावर है डायरेक्टली x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, nx हो जाएगा। जो पावर है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x से, और क्या बन जाएगा रिजल्ट? nx। ये है बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। अगर यहां पे, अच्छा यहां पे हमेशा 1 ही रखते हैं तभी ये बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अगर 1 ना हो तो हम कॉमन ले लेते हैं ताकि यहां पे 1 बचे। हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं ताकि यहां पे 1 बचे। ठीक है बेटा, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 1 के कंपेयर में x बहुत छोटा है तो डायरेक्टली यहां पे जो भी पावर होगा उस छोटे नंबर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बन जाता है 1 प्लस nx। अगर ऐसा हो 1 प्लस x का पावर माइनस m, कोई खास बात नहीं है, प्लस n हो या माइनस n हो, ये पावर डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे 1 माइनस nx। कुछ नहीं करना बेटा। छोटा कौन है बताओ? छोटा कौन है? बेचारा सा कौन है? बेचारा कौन है? रामलाल टाइप एकदम बेचारा छोटा कौन है? सर x। कैसे पता? ये सर बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन का यही कंसेप्ट है कि 1 के कंपेयर में x बहुत छोटा होगा, तो बेचारे छोटे को कुछ सहारा दो। सर कैसे दे? जो पावर है डायरेक्टली 1 x को दे दो। सर 1 कुछ नहीं कहेगा, नहीं हुआ ऑलरेडी इतना बड़ा है ना कि उसको छोटे मोटे की तरफ देखता ही नहीं। तो समझना कितना एकदम दिल तक जाएगी बात, एकदम दिल तक जाएगी बात, समझना। 1 के कंपेयर में x बहुत छोटा है, मतलब 1 समंदर है। और समंदर के साथ तू अपने गांव का नाला मिला दिया। समंदर प्लस गांव का नाला का पावर बहुत सारा नंबर। तो समंदर को क्या फर्क पड़ता है? तू अपने नाले में पानी डाल रहा है 4 लीटर या 10 लीटर, या पानी निकाल रहा है, समंदर तो समंदर है। तो कहते हैं कि x इतना छोटा है साहब 1 के कंपेयर में कि जो भी पावर होगा वो x को दे दो, 1 कुछ नहीं कहेगा, ले लो जाओ, 1 कुछ भी नहीं कहेगा। तो सर इसका फिजिक्स में कहां यूज होता है? होता है बेटा। सर बताओ कहां पे होता है? कई जगह पे होता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए क्या होता है? सर एग्जैक्टली अर्थ का रेडियस अगर हम r ले, अर्थ का मास m ले, ये धरती हमारी माता है, तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g0 होता है g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सर आपने बताया, लेकिन इसको ड्राइव करो। ये ग्रेविटेशन में हम पढ़ाएंगे, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। आपको ड्राइव नहीं करना, बताऊंगा मैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, यहां पे मैथमेटिक्स एक बताऊंगा, ठीक है। अब मैं अर्थ सरफेस से h हाइट पे जाके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर लिखूं, तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बेटा h हाइट पे, g एट हाइट h इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करते, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। सरफेस पे gm बाई r स्क्वायर, सेंटर से हो जाता है g प्लस r प्लस h का होल स्क्वायर। सर ठीक है, एकदम जोरदार सर, अच्छा लग रहा है देख। अब मैं काम करता हूं सर, क्या यहां भी gm है? हाँ है, यहां भी gm है। इस gm की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो r स्क्वायर को अगर मैं यहां ले जाऊं तो g0 r स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे पुट कर देता हूं, इस gm की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो gh इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? gh इज इक्वल टू होगा सर g0 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब मैं मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व कर रहा हूं आपको बस यही देखना है। आपको ये नहीं देखना है सर ये कहां से आया, ये आपको नहीं समझना था। आप तो ये समझो कि मैंने यहीं से कोई फॉर्मूला उठाया है, बस ये कोई फॉर्मूला है। सर कहां से आया? कोई मतलब नहीं बेटा, इसमें जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, वो सीख लो बस। तो तुम्हें यहां पे क्या सीखना है बेटा, देखना ध्यान से। देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो कोई भी नंबर अगर नीचे से ऊपर जाता है
तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहां पे स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इसको मैं नीचे लाऊं तो ये प्लस है तो ये नीचे माइनस हो जाएगा। अगर ये पहले से माइनस होता तो नीचे आके प्लस हो जाता। ये आप जानते हैं ना। जैसे 1/x को मैं लिख सकता हूं x का पावर -1। जैसे x का पावर मान लो कहीं है 1/x का पावर 5, तो मैं इसका ऊपर ले जाऊंगा तो लिखूंगा x का पावर -5। एक ही बात है ये। समझ में आ रहा है? मैं इसको इक्वल नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो 1/x तो इसको x को आप ऊपर ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं x का पावर -1। ये मत समझना कि मैं इसके इक्वल लिख दे, ऐसा नहीं। मैं बस इतना समझा रहा हूं, जैसे मान लो कहीं लिखा है 2/x, ऐसा लिखा है कहीं, तो इसको लिख सकते हो 2x का पावर -1। जैसे x को ऊपर लाओगे तो ये लिख सकते हो। मैं ये लिखना चाह रहा हूं। यहां पे x नीचे है ना, तो ऊपर लाओगे तो पावर क्या हो जाएगा? पावर तो कुछ स्क्वायर नहीं था तो 1 मान लोगे, ऊपर आएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां सोचो gh है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं g0 को बाहर रखो, r + h डिवाइडेड बाई r का पावर -2। सर आपने यहां पे तो गजब ही कर दिया, कॉमन पावर ले लिया। हां बेटा, ये जब नीचे आएगा तो देखो यहां पे एक स्टेप और लिख लेता हूं, g0 r + h का पावर -2 बटा r का पावर -2, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया तो इसका पावर माइनस, ऊपर से नीचे आया तो इसका भी पावर माइनस। बस ये सब स्टेप है बेटा, ये कैलकुलेशन का स्टेप है, ये आपको सीखना पड़ेगा फिजिक्स में, तभी आप कैलकुलेशन बहुत रफ्तार में कर पाएंगे। ओके सर, अब सुनना, ये डिवाइडेड बाई आर है, दोनों में मैं डिवाइड कर सकता हूं एलसीएम के कंसेप्ट से। g0 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं r/r, तो ये हो जाएगा 1 + h/r, हां लिख सकते हैं, का पावर -2। यही मैंने डीपीपी में भी दिया है तुम्हें। अरे हां सर, ये वाला तो आपने दिया था। अब एक बात ईमानदारी से बताना, अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, जरूरी नहीं कैसा हो, इफ आई एम एज्यूमिंग इफ h इज वेरी 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 लेस देन r। सर आप कह रहे हो कि h बहुत छोटा है। हां, ये अर्थ सरफेस से हाइट मैंने बहुत छोटा लिया है अर्थ के रेडियस के कंपेयर में। सर अगर h बहुत छोटा है तो ये h बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर r बहुत बड़ा है, और मैंने आपको समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर रखता जाऊं तो ये ओवरऑल बहुत छोटा हो जाएगा। तो एक तो मैं कह रहा हूं कि न्यूमिनेटर में जो ऊपर h है वो बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर r बड़ा है, तो इस डिनोमिनेटर r के बड़े होने से ओवरऑल वैल्यू और छोटा हो जाएगा। हां सर, बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि 1 के कंपेयर में ये टर्म बहुत छोटा है। कौन सा टर्म? h/r। और ये इतना छोटा है साहब, इतना छोटा है कि यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बहुत छोटा, देखो मैंने कर दिया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं gh = g0, ये तो एज इट इज रहेगा। अब आप क्या कहेंगे, सर 1 बहुत बड़ा हो गया। हां, तो 1 को कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर है, डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -2h/r। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे ड्राइव होकर आया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम ग्रेविटेशन में समझेंगे। आपको बस ये समझना है कि इस स्टेप से इस स्टेप तक हम कैसे पहुंचे। हम पहुंचे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके, बस ये सीखना है। सर एक बार और बताओ क्या सीखना है। ये एक कोई फॉर्मूला है, यहां तक मैंने डीपी में दिया था। अगर 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है, क्यों छोटा है? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा होगा और h को मैंने छोटा मान लिया, तो ये बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है, भिखारी टाइप है, तेरे गांव का नाला टाइप है, और ये समुंदर टाइप है। तो पावर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2h/r ही आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, बाइनोमियल थ्योरम इस तरीके से हम यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर ये क्या दिक्कत वाली बात है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कोई भी नंबर लेता हूं मैं, 1 ले लिया, चलो कोई भी नंबर ले लिया, एक 1। ओके सर, ले लिया। अब मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? सर 2 × 1 = 2। हाँ, तो 2 मिला। ओके सर, वाह यार। फिर मैं नेक्स्ट टर्म जो आया उसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सर ये 4 मिलेगा। हाँ मिलेगा। अच्छा सर, फिर मैं एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, जो ये टर्म आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 मिलेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 मिलेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 32 मिलेगा, और इसी तरीके से ये टर्म बनता जाएगा। इसी तरह के टर्म को हम कहते हैं जीपी सीरीज। सर ऐड कर करके भी हम बना सकते हैं क्या? हां, उसको हम कहते हैं एपी सीरीज। वो अपने काम का नहीं है।
जीपी सीरीज का थोड़ा सा यूज होता है फिजिक्स में। कहां होता है मैं करके भी दिखाऊंगा। सर नहीं आया समझ, समझाता हूं। तुम्हें जीपी सीरीज बनाना थोड़ी नहीं, तो मैंने बना के दिखाया है। तुम्हें तो जीपी सीरीज दिया होगा, उसको सॉल्व करना है। सर कैसा दिया होगा? ऐसे इसी तरीके से कुछ नंबर लिखे होंगे। तो सर हम कैसे पता करेंगे ये जीपी सीरीज है कि नहीं है? तो आप पता करेंगे कॉमन रेशियो निकाल के। कॉमन रेशियो निकाल के। रेशियो का मतलब क्या होता है सर? रेशियो का मतलब होता है, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाई। हां, तो यहां भी रेशियो निकालना है। सर किसका? कोई भी आप टर्म ले लो, nth टर्म। सर nth टर्म मींस n की वैल्यू 1 हो सकती है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, कोई भी टर्म उठा लो और उसको उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो। उसको उससे पहले वाले टर्म को डिवाइड कर दो, तो ये बन जाता है कॉमन रेशियो। सर एक बार और बताओ कि आपने वो बनाया कैसे था? वो नहीं समझना, और समझना चाहते हो तो फील करो, कोई बात नहीं है। कोई भी नंबर उठा लो तुम, पहला कुछ भी उठा लो, बोलो बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, बोलो कौन सा नंबर उठाओ, बोल। तेरा डेट ऑफ बर्थ उठा लू? रामलाल का डेट ऑफ बर्थ है 8। सर 8 क्या? 8 है, चल। तो कोई भी एक नंबर उठा लिया 8, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बता क्या होगा? सर 24। फिर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? सर ये होगा 72 होगा क्या? ना ना, हां बिल्कुल सही है 72। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 72 मल्टीप्लाई 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो एक नंबर लिया, कोई फर्स्ट टर्म लिया और उसको एक फिक्स टर्म से मल्टीप्लाई करके दूसरा टर्म बनाया, फिर दूसरे को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तीसरा बनाया। तो इसी तरह के सीरीज को हम कहते हैं जीपी सीरीज। अच्छा सर मैथमेटिक्स मुश्किल होता है, लेकिन नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ा नहीं इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, कोई बात नहीं। तो हमको भी बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, तुमको जीपी सीरीज नहीं बनाना। सर हमें क्या करना है? तुमको एक नंबर का सीरीज दिया होगा, ऐसे ऐसे खूब सारे नंबर लिखे होंगे। ओके सर समझ गया। हम पता कैसे करें कि वो जीपी सीरीज है? तो एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे वाला बना है। अब आगे वाले को पहले वाले से डिवाइड करूंगा तो वही नंबर मिलेगा। जैसे तुम यहां पे 16 को 8 से डिवाइड करो, 16 को 8 से डिवाइड करो, बोलो क्या होगा? 2। 8 को 4 से डिवाइड करो 2, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 2 को 1 से डिवाइड करो 2। तो कोई भी एक उठा लो और उसको पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो, उसी को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। अगर वो फिक्स आ रहा है तो जीपी है, नहीं तो जीपी नहीं है। जैसे मान लो मैं यहां पे लेता हूं 2, 4, 16, 7, 8, क्या जीपी बनेगा? हाँ या ना, बोलो जीपी है या नहीं है? सर ये तो पागल हो गया, ये तो खतर बेकार है, एकदम महाबाह्यात और घटिया है। पहले तो कुछ मल्टीप्लाई होकर बढ़ा फिर घट रहा है, ये तो बेकार है, ये जीपी नहीं है। अच्छा मैं कोई लेता हूं 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, क्या जीपी है? हाँ ये जीपी है। सर कैसे पता चला जीपी है? हाफ से मल्टीप्लाई करके बना रहा हूं, देख हाफ से मल्टीप्लाई करके बना रहा हूं, ये जीपी है। तो आपको एक सीरीज दिया होगा, उसको देख के समझना है कि जीपी है या नहीं है। सर ठीक है, कोई भी टर्म उठाओ, यहां से 1/8 उससे पहले वाले से डिवाइड करो, तो 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4 हाफ आ जाएगा, देख लो करके। तो यहां पे हम क्या निकालते हैं? कॉमन रेशियो। तो कोई भी टर्म उठा लो, उसको उससे पहले वाले से डिवाइड कर लो, वो हो जाता है तुम्हारा कॉमन रेशियो। सर करना क्या जीपी सीरीज का भी ये बता दो। बहुत सारे टर्म लिखे होंगे, अब बहुत सारे टर्म का हमें ऐड करना है, सम निकालना है। इन सारे टर्म का सम क्या होगा? तो सारे टर्म का सम का जो फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला वो होता है बेटा, सम का फॉर्मूला ए, ये आपका फर्स्ट टर्म, देखिए ये क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो सीआर। ये देखो कॉमन रेशियो, यही है सीआर, कॉमन रेशियो, ये सम का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका कॉमन रेशियो 1 से कम हो। कॉमन रेशियो क्या हो? 1 से कम हो। सर ज्यादा हुआ तो फिजिक्स में आज तक कोई सवाल ही नहीं बना, और आप यहां पे फिजिक्स पढ़ने आए हैं। फिजिक्स में आज तक कोई सवाल ही नहीं बना, बनना होता, एक भी सवाल बना होता तो मैं बता देता। तो हमेशा कॉमन रेशियो 1 से कम वाले ही क्वेश्चन फिजिक्स में बनते हैं, और उसका सम का फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड 1 माइनस कॉमन रेशियो। इस सीरीज में बता दो कॉमन रेशियो क्या है? तो कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं? कोई भी nth टर्म लेते हैं, उसको उससे पहले वाले टर्म से n-1th टर्म से डिवाइड करते हैं। जब मैं 11th क्लास में ये पढ़ा रहा था तो बच्चा कहता है सर मान लो यहां पे 5th टर्म लिया मैंने, तो ये यहां पे लिखा 5th और n-1 मतलब 5 - 1 4, तो 5/4 आ रहा है। अरे लाला, nth टर्म का मतलब n बराबर 5 के जगह पे टर्म उठाना है,
एन को 5 रख के, ये 5 नहीं रखना यहां पे सर, आपने ही तो लिखा था एन, अब 5वां टर्म लिया तो हम 5 रखेंगे और बटा 5 से कम 4 रखेंगे, ऐसा नहीं। ये nth टर्म कहने का मतलब है कि ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ऐसे। सर तीसरा रख सकते हैं, हाँ, तो तीसरा टर्म बताओ इसमें क्या है, ए आर। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, और उससे पहले वाला टर्म है ये ए आर बटा ए आर। जब ये कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बाई आर कट के क्या बनेगा, आर। तो देखो यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, आर। और ऐसे आप कोई भी टर्म उठा लो, 5th बाई 4 कर लो, 8th बाई 7 कर लो, 2nd बाई 1st कर लो। चलो 2nd क्या है, देखो ए आर, 1st क्या, ए आर बाई ए से ए कटेगा, आर आंसर आएगा। तो ये देखो यहां तुम्हारा कॉमन रेशियो है। ये सम का क्या होता है, फॉर्मूला। ये सम का होता है फॉर्मूला। सर ये कितने टर्म का सम है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। जितना लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे इनफाइनाइट टर्म का सम का यही फॉर्मूला था। अब बताओ फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, अरे जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, तो सीरीज तुम्हारे पास बना होगा, कोई भी टर्म उठाना उससे पहले वाले से डिवाइड कर देना, वो कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो ये जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई जगह पे ये यूज होगा। कहां यूज होगा, तो उसका पहला एग्जांपल, चलो ये सवाल लिखा मैंने, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट, एक ही साथ लिखो, इनफाइनाइट टर्म। पहला टर्म क्या है बोलो, 1, दूसरा टर्म क्या है, हाफ, तीसरा टर्म क्या है, 1/4, देखो ना तीसरा टर्म है। फोर्थ टर्म क्या है, 1/8, नेक्स्ट क्या है 1/16, नेक्स्ट क्या है 1/32, नेक्स्ट क्या है 1/64। सर आपको कैसे पता, तो देखो अप टू इंफिनिटी तक गया है ये सीरीज। तो सर आपको कैसे पता चला कि 1/16 ही होगा, 1/32 होगा? तो लॉजिकली तुम देख के बता सकते हो कि ये 1 है, ये हाफ है, ये 4 है, ये 8 है, 16 है। मतलब क्या मतलब, नहीं समझ आया, नहीं बुझाया? तो चलो बताता हूं। फर्स्ट टर्म बोलो इसमें क्या होगा, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो सर 1 है, ओके। कॉमन रेशियो क्या होगा, कोई भी टर्म उठा लो सर, कोई भी टर्म उठा लो, यहां से जो गिवन है वही उठा लो, 1/8 उठा लो। चलो 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 1/8 है तो 8 नीचे चला जाएगा, और ये देखो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1। जब कैंसिल करोगे 4 से 8 तो ये आ गया 1/2। देखो ना 1/8 को डिवाइड करोगे 1/4 से तो हाफ आ गया। मतलब क्या है, कॉमन रेशियो हाफ आ गया, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म बना है, इसीलिए तो अगले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करोगे तो हाफ आ रहा है। हाँ, दिस इज नाइस, एकदम ही जोरदार, बहुत बढ़िया सर, ये तो सही लग रहा है एकदम। तो अब इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो घबराना नहीं है, पढ़ के तो ऐसा लग रहा है सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, अगर हम सबको जोड़ते चले ये तो जीवन निकल जाएगा जोड़ने में। तो इसीलिए यहां पे जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म बोलो 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो बोलो, देखो सम का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉमन रेशियो बोलो हाफ, हाफ। तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा सर, हाफ। 1 माइनस हाफ होगा हाफ, 2 को ऊपर ले जाओगे तो 2 इज अ करेक्ट आंसर। तो सारे टर्म को जोड़ के निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 2। सर तो पूरा ही मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, फिजिक्स कहां है, ये रहा फिजिक्स। अगर आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस पढ़े होगे या 12th क्लास में, तो एकदम जोरदार सवाल है। देखो ये आर, ये आर आर, ये देखो आर 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 आर, ये देखो आर 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 अप टू इंफिनिटी। तो बहुत सारे हमने रेसिस्टेंस लिए, उसको जोड़ा कैसे, पहले देखो हमने क्या किया कि एक रेसिस्टेंस लिया आर, उसके बाद 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाए और उसको इसके साथ सीरीज में लगा दिया। देखो यहां पे 4 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाए, आर 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 आर, और फिर उसको इस वाले के साथ सीरीज में लगा दिया। फिर ये 8 रेसिस्टेंस है, देखो आर 1 2 3 4 5 6 7 8 आर, सबको मैंने लगा दिया पैरेलल में और इसके कॉम्बिनेशन को इसके साथ जोड़ दिया। और इसी तरीके से अप टू इंफिनिटी तक मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन लगा दिए। और लास्ट में बहुत सारे मतलब ऐसे समझो कि 2000 ऐसे कॉम्बिनेशन लगाते गया। पहले 1 लिया, फिर 2 पैरेलल में लिया, फिर 4 पैरेलल में लिया, फिर 8 लिया, फिर 16 लिया, फिर 32 लिया, इसी तरीके से लगाते चले गए। और ऐसा सवाल आईआईटी में, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। और कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पे जीपी सीरीज का एप्लीकेशन होता है। पहले सीख लो ना यार, 10-20 मिनट लगा के। उस समय बोलो सर नहीं आया, तो पहले ही सीख लो। तो सर चलो सॉल्व करते इसको। चलो यहां पे ए है,
बताओ, ये रेजिस्टेंस अकेला है सिंपल, तो आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां से ये दोनों पैरेलल है, तो 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आर और आर पैरेलल में हो जाता है R/2। यस सर, R/2। ये बता भाई, आर 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 R/4, बहुत ईजी है सर। ये बताओ R/8, ये बताओ अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। चलो, बहुत सारे ऐसे लगे होंगे इसी तरीके से। अब सीरीज में जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, वो फर्स्ट टर्म हो गया आपका R, सेकेंड टर्म हो गया R/2, थर्ड टर्म हो गया R/4, नेक्स्ट टर्म हो गया R/8 एंड सो ऑन। दैट्स कूल। अब इन सब का जोड़ के नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा ये हमें पता करना है। तो एक काम और कर सकते हो, यहां से R को कॉमन ले लो क्योंकि सारे में R है, तो यहां बचेगा 1, यहां पे बचेगा हाफ, यहां पे बचेगा 1/4। देखो 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन, सो ऑन। ठीक है, अब यहां से देखो तो वही जीपी सीरीज बन गया जो पीछे बना था। ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म, और यहां से यहां तक देखोगे तो कॉमन रेशियो के लिए कोई भी टर्म उठा के उससे पहले वाले से डिवाइड करो, हाफ आ जाएगा। तो ये सम जब निकालोगे पूरे रेजिस्टेंस का तो आर कॉमन में आएगा। फर्स्ट टर्म आपका है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा आपका 2R इज द करेक्ट आंसर। सर इतना मजदूरी करना ही पड़ेगा क्या? नहीं, और एक जबरदस्त एमआर स्टार सिखाऊंगा। सर वो क्या अभी बताओ? वो बेटा रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा ना तब सिखाऊंगा, बता दूंगा, कोई खास बात नहीं है। थोड़ा सा भी फील करा देता हूं। देखो ये R है, ये R/2 है, ये R/4 है, ये R/8 है एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा लॉजिकल समझो कि अगर ये R है और नेक्स्ट टर्म R/2 है तो R प्लस R/2 क्या होगा? 1.5। R प्लस R/2, अरे 1 में 0.5 ऐड करोगे तो 1. R प्लस R/2 3R/2 हुआ, 3R/2 मतलब 1.5R। हाँ सर 1.5R, ठीक है। तो एक आंसर R से कम होगा, वो गलत हो जाएगा। ये पूछा हुआ सवाल है, मैं उसी का ऑप्शन ले रहा हूं। दूसरा ऑप्शन एग्जैक्टली 1.5R लेता है, तीसरा ऑप्शन वो 4-5 ले लेता है, तो 4-5 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टर्म R/4 हो रहा है, मतलब ये 0.25R हो जाए। नेक्स्ट टर्म R/16, मतलब ये R/16 R के कंपेयर में तो बहुत ही छोटा हो गया ना, 16 टाइम्स कम हो गया। नेक्स्ट तो 32 टाइम्स कम हो जाएगा, 64 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इतने कम हो जाएंगे कि आगे वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। R/62, R/128, अरे भाई इतना कम हो गया, 100 टाइम्स कम है, तो उसको ऐड करके भी क्या कर लोगे? तो जैसे जैसे आगे जाते जाओगे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आया? नहीं तो कोई खास बात नहीं, यहां पे आप देख लीजिए जीपी सीरीज बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, और जीपी सीरीज आपको बहुत अच्छे से आना भी चाहिए। जीपी सीरीज बहुत अच्छे से आपको आना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब ग्राफ। वाई ग्राफ इज इंपॉर्टेंट? ग्राफ क्यों पढ़े सर? ग्राफ अब पढ़े क्यों? तो एक छोटा सा सवाल है, क्या आप क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट मैच देखा है? क्रिकेट मैच 2020 क्रिकेट मैच देखा है? हां सर, मैच तो हमने देखा है। क्या मैच में रन वर्सेस ओवर का मैं टेबल बना दूं? टेबल बना दूं तो फील करना बेटा, फील करके पढ़ने की मजेदार चीज है। अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स था, तो हो सकता है थोड़ा सा बोर लगे, वहां फिजिक्स जैसे जैसे आएगा फील बढ़ता जाएगा। अब यहां पे फिजिक्स का फ्लेवर देखिए बढ़ता जाएगा। मान लो कि ओवर वर्सेस रन का मैं एक टेबल बना दूं, पहला फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, सिक्स्थ ओवर, सेवेंथ ओवर, एट्थ ओवर, नाइन्थ ओवर, 10th ओवर, रन बना 4, 6, 8, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 10। मैं फटाफट लिख दूं और मैं तुमसे बोलूं, और ऐसे ऐसे मैं 50 ओवर का टेबल बना लूं एक, और मैं तुम्हें बोलूं देखो और बताओ कि मैच कैसा हुआ था। मैं कोई ना तो फाइनल रन लिख रहा हूं और ना ही मैं फाइनल ओवर लिख रहा हूं। बहुत सारे मैंने ओवर और साइड साइड में रन लिख दिए, और बहुत ज्यादा 4, 5, 20 टेबल मैंने बना दिए, और मैंने आपसे पूछा फटाफट देख के बताओ कि कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बना। बताओ फटाफट देख के बताओ कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बना। तो तुम टेबल तो मेरे तेरे सामने बनाया है ना, तो तू देख के बहुत आसानी से बता सकता है। लेकिन अचानक से मैं टेबल रख दूं, बताओ कौन से ओवर में सबसे कम रन बना है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। सबसे कम सर 4, 6, सर ये रहा। फोर्थ ओवर में 4 ही रन बना सर, और सर कुछ 10th ओवर में 10 रन बना। तो ये आपको कुछ लंबे समय तक देख के बताना पड़ेगा। लेकिन याद करो, अगर तुमने क्रिकेट देखा है तो टेबल के साथ साथ बहुत ही जोरदार एक ग्राफ बना देते हैं, रन वर्सेस ओवर का। और ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां पे लिखा होता है रन 1 रन, 2 रन, 3 रन, इस तरीके से स्केलिंग किया होता है। फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, ऐसा ग्राफ होता है। तो तुम साफ साफ देख के बता सकते हो ऐसा ग्राफ होता है। मान लो तो ग्राफ देखते तुम्हें पता चला, अरे सर यहां पे पीक है, मतलब यहां पे मैक्सिमम रन बना है। ये रहा मैक्सिमम रन।
इस पर्टिकुलर यहां पे ओवर प्लॉट किया ना, इस ओवर में ये मैक्सिमम रन बना है, तुरंत देख के बता देते हो। और सर यहां लग रहा है देखो सर इस ओवर में ये मिनिमम रन बना है। अब मुझे बताओ कि हम लोग ग्राफ बनाते ही क्यों हैं? मैंने समझाते समझाते आपको आंसर बता दिया। हम ग्राफ बनाते ही क्यों हैं? क्यों बनाए हम ग्राफ? हम ग्राफ बनाए ही क्यों? सर हम ग्राफ इसलिए बनाते हैं कि जो भी हुआ है एक्स और ओवर और रन के बीच में रिलेशन, जैसा भी मैच हुआ है वो एक नजर में देख के पता चल जाए। क्या आप टेबल से एक नजर में देख के पता कर सकते हैं? नहीं सर। क्या पता कर सकते हैं? हां सर पता कर सकते हैं। क्या आप ग्राफ जब बनाते हैं तो एक ही नजर में देख के पता चल जाएगा कि हां, तो दो फिजिकल क्वांटिटी ओवर और रन के बीच के रिलेशन को इजीली एनालाइज करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को इजीली एनालाइज करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। समझ आया? अच्छा सर ठीक है। सर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें सर रन वर्सेस ओवर बनाया है कि हम ऐसा भी ग्राफ बना सकते हैं, ओवर वर्सेस रन। अगर आपने क्रिकेट देखा है, ज्यादातर लड़के क्रिकेट देखते हैं, लड़कियां नहीं देखती, तो उनके लिए मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, चिंता मत करो। अब तो ये बताओ कि क्या ओवर वर्सेस रन का एक ग्राफ देखा है आपने? नहीं सर ये ग्राफ ऐसा नहीं होता, ग्राफ यही सही है। ऐसा क्यों? अगर मैं ओवर को ऊपर प्लॉट कर दूं, रन को नीचे प्लॉट कर दूं, तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? हां, क्या गलत हो जाएगा? अच्छा चलो और तुम्हें बताता हूं। तुम हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें पॉपुलेशन वर्सेस टाइम या नंबर ऑफ सिलेक्शन वर्सेस ईयर, इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे इतने सिलेक्शन हुए हैं, इस पर्टिकुलर ईयर में इतने सिलेक्शन हुए हैं, तो ये ग्राफ सही है। लेकिन अगर मैं ग्राफ ईयर को ऊपर रख दूं तो लॉजिकली दिल से पूछ के बताना बेटा क्या ये ग्राफ तुम्हें सही लग रहा है? नंबर ऑफ सिलेक्शन को नीचे रख दो तो नहीं सर फील नहीं आ रहा, वो ऐसा तो कहीं ग्राफ नहीं देखा है मैंने। पॉपुलेशन वर्सेस ईयर का भी ग्राफ देखते हो तो पॉपुलेशन को वाई एक्सिस पे रखते हैं, ईयर को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अच्छा चलो नाइन्थ क्लास में तुमने ग्राफ पढ़ा है, मैं तो 11th 12th मान ही नहीं रहा तुम्हारा। 9th क्लास में अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो उसमें भी ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। कभी भी टाइम ऊपर और वेलोसिटी नीचे रख के ग्राफ आपने नहीं देखा होगा। हां एक दो क्वेश्चन में बना लेते हैं, वहां पे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिजिकली टेक्स्ट बुक में, किताबों में ये आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है, ये ग्राफ पढ़ा है। सर इतना तो कभी नहीं सोचा ऐसा क्यों होता होगा? ऐसे पीछे एक कहानी है। क्या? तो हमेशा हम लोग वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम दो एक्सिस लेते हैं। एक को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी किसी को हम रखेंगे। एक्स का मतलब ये पोजीशन नहीं है, एक एक्सिस है, एक लेटा हुआ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और दोनों जहां पे कट करता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन, ऊपर प्लस वाई एक्सिस और आगे प्लस एक्स एक्सिस। पीछे हम जाते हैं इसको कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे को हम कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। इसीलिए बेटा ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। इसमें बोलो कौन पॉजिटिव है? तो एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इसमें बोलो इसमें एक्स निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। इसमें बोलो इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। इसमें बोलो इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। देखो ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस बोलते हैं किसको? हॉरिजॉन्टल लाइन को, लेटा हुआ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पे दोनों कट करता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस को, फिर हम लिखते हैं वाई एक्सिस को। हम कभी भी कोऑर्डिनेट वाई का इंफॉर्मेशन पहले नहीं देते, हम पहले हमेशा एक्स का इंफॉर्मेशन देते हैं। और यहीं से आपको चीजें रिलेट होंगी। सर ठीक है, अब बताओ क्या कह रहे थे आप? वाई पे जो हम फिजिकल क्वांटिटी प्लॉट करते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखोगे, वेरिएबल या फिजिकल क्वांटिटी बोल दो, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं इंडिपेंडेंट
फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट मींस ये जो x है ना, वो अपने हिसाब से वेरी होता रहेगा, वो y पे डिपेंड नहीं करता है। y डिपेंडेंट होता है x पे। सर ये बात जमा नहीं, कुछ जमाते हैं। चलो इधर देखो, सोचना, मतलब फील आएगा बेटा थोड़ा सा। रन का बनना ओवर पे डिपेंड करता है कि ओवर रन पे डिपेंड करता है? तो लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा, सर एक मिनट, जब हम बॉल फेंकेंगे तो बैट्समैन खेलेगा तो रन बनेगा। अगर मान लो मैं बॉल फेंक ही नहीं रहा, मैं बॉलर नहीं फेंकूंगा, मैं बॉलर हूं, मैं जहीर खान नहीं फेंक रहा बॉल, चलो मैं नहीं फेंकूंगा, जा खेल ले। मान लो तू रामलाल बैट्समैन है, एमआर बॉलर है, एमआर बॉलर है और रामलाल बैट्समैन है। अब मैं बॉल फेंक ही नहीं रहा, जा बना रन, तो अपने आप भाग के रन बना लेगा? नहीं। तो रन का बनना किस पे डिपेंड करता है? बॉल पे। अब मान लो रामलाल भी एटीट्यूड में आ गया, रामलाल कहता है कि बॉल फेंक लो, मैं रन नहीं बनाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बॉल फेंकता रहूंगा, मैं तो बॉल फेंकता रहूंगा, मेरे बॉल तो काउंट होते रहेंगे। अब रामलाल रन नहीं बना रहा, बोले रामलाल बोला मैं रन नहीं बनाऊंगा, टक 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 करेगा, कोई बात नहीं, नहीं बनाओ, मैं तो बॉल फेंकता रहूंगा। तो बॉल का बढ़ना रन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन रन तभी बनेगा जब तुम बॉल फेंकोगे। तो यहां पे कौन वेरी कर रहा? सर ओवर वेरी कर रहा, लेकिन वो रन पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन रन का बनना ओवर पे डिपेंड करता है। तुमने मेडन ओवर सुना है? हाँ सर, रन बना ही नहीं, ओवर बढ़ता गया। समझिएगा, रन बन ही नहीं रहा, ओवर बढ़ता गया। तो ओवर बढ़ सकता है, रन बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को हम मेडन ओवर कहते हैं। क्या तुमने मेडन रन बना है, मेडन रन सुना है? ओवर हुआ ही नहीं, बॉल बढ़ा ही नहीं, रन बढ़ता जा रहा है। अब नो बॉल ओवर का एग्जांपल अलग है, वो तो हम रिलेट करने के लिए समझा रहे हैं, ऐसे बदतमीजी मत करना, फील करने की कोशिश करो कि मैं बॉल फेंक ही नहीं रहा, ओवर बढ़ ही नहीं रहा, रन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो डिपेंड करता है ना, हमेशा उसको हम वाई एक्सिस पे रख के इस रन का हम वेरिएशन देखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओवर। ये रन ओवर के बढ़ने से किस तरीके से वेरी कर रहा है, हम उसका वेरिएशन देखना चाहते हैं। चलो मैं यहां समझाता हूं, वेलोसिटी और टाइम। तो किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी ना, वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है या कांस्टेंट है, उसका हम वेरिएशन देखते हैं टाइम के साथ। टाइम किसी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी के बढ़ने घटने से फर्क नहीं पड़ता, टाइम फिक्स होता है। तुम्हें जितनी मर्जी है पोजीशन बदल लो, लेकिन टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कह सकता हूं टाइम रुका हुआ है, नहीं, टाइम बढ़ रहा है। क्या मैं टाइम को जल्दी बढ़ा सकता हूं? नहीं, टाइम तो अपने हिसाब से बढ़ता है। क्या मैं टाइम को धीरे धीरे कर सकता हूं? आज से मैंने सोच लिया टाइम को स्लो कर दूंगा, नहीं, टाइम मेरे हाथ में ही नहीं है। हां, मेरा पोजीशन मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो टाइम बढ़ने से पोजीशन जल्दी जल्दी बढ़ा लूं या पोजीशन फिक्स कर दूं, है ना, या पोजीशन मरे मरे से धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, टाइम बढ़ रहा है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं टाइम के साथ। तो टाइम का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, सब चीजें टाइम पे डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या आपको इतना सा फील आ गया कि यहां पे जो हम फिजिकल क्वांटिटी रखेंगे वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा, और ये डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल होगा वाई पे। जैसे तुमने यहां पे लिखा होगा, फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहां से फील करो कि इसका इक्वेशन का कहने का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का कहने का मतलब है कि y x पे डिपेंड कर रहा, y का एक फॉर्मूला है जो x पे डिपेंड कर रहा। तुम अलग अलग x बताओगे, उस पे अलग अलग y निकल के आएगा। x को 1 रख दूं तो y निकल के आ जाएगा। सर y रख के भी तो x निकाल सकते, कैसे निकाल लोगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम मैथमेटिकली निकाल भी सकते हो, लेकिन फिजिकली इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम टाइम तो कैलकुलेट करते हैं ना, मैथमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला किसका है, एक्स का कि वाई का? बताओ, कूल होके सोचो, ये फॉर्मूला किसका है, एक्स का कि वाई का? सर ये फॉर्मूला वाई का है और वो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कहते हैं हम। थोड़ा सा फील आया? जैसे मैं कहता हूं एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहां पे ये समझो किसका फॉर्मूला है? सर डिस्प्लेसमेंट का है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हम ये कहते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो, जैसा कहीं ऐसा कहीं इक्वेशन लिखा हुआ है तो आप कहोगे कि y इज अ डिपेंडेंट, तुम अलग अलग x रख के यहां से y निकाल सकते हो। x इज इंडिपेंडेंट,
ओवर और रन से तो समझ आई होगा बेटा, फील आई होगा। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। चलो सर ठीक है। एक डाउट और, अब हम फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला देखते हैं उसमें से अधिकतर या 99% फॉर्मूला, अधिकतर मतलब ज्यादातर या 99% फॉर्मूला में दो से ज्यादा ही फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, दो से ज्यादा ही होते हैं। जैसे मैं लिख दूं S बराबर VT, या मैं लिख दूं P बराबर MV, या मैं लिख दूं F बराबर MA, या कुछ भी लिखूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहा हूं, हालांकि T इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूं मैं, T इज इक्वल टू 2π√L/g भी लिख लेता हूं। तो मैं जब ये लिखूंगा तो रेयरली ही ऐसे इक्वेशन आएंगे जहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी हो, नहीं तो ज्यादातर में जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो कितने होते हैं? 3। लेकिन मैं रिलेशन 3 का एक साथ देख सकता हूं? कभी भी नहीं। ग्राफ अगर आपने बनाया होगा तो फील करिए, ग्राफ में तो 2 ही एक्सिस होता है तो तीसरा कहां प्लॉट करोगे? सर जेड में प्लॉट कर देते हैं नहीं, हमेशा 2 ही फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं। तो सर वैसे तो 3 दिखेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो समझिए, हम ग्राफ किसका बना सकते हैं? 2 फिजिकल क्वांटिटी का, 2 फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन देख सकते हैं। सर तीसरे का क्या करेंगे? तो तीसरे को बाय डिफॉल्ट हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तीसरे को बाय डिफॉल्ट हम कांस्टेंट मान लेते हैं। कोई एक रिलेशन दिया और कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करो, और बता दिया कि इसके इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, तो उस फॉर्मूले के 2 फिजिकल क्वांटिटी जिसको y और x पे रखा है वो तो मेरे काम का है, और तीसरा क्या हो जाएगा? अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच प्लॉट करेंगे, एकदम सही, 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच प्लॉट करेंगे। और तीसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? उसको हम बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम कर लेंगे? कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। फील आया ये बात? इसका धीरे धीरे यूज होगा, ठीक है सर। अब जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो ये लेंगे हम y एक्सिस और ये लेंगे हम x एक्सिस। सर x एक्सिस मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम x एक्सिस कहते हैं। हां, तो सर इसको भी x एक्सिस बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम x एक्सिस नहीं बोल सकते। तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो x एक्सिस का एक डेफिनेशन होता है। सर क्या होता है बताओ? वो आपको यहां से समझ में आएगा। इधर देखो बेटा, यहां पे मैंने क्या लिखा है? ओरिजिन लिखा है, तो ये होगा 0,0। यस सर, ओरिजिन मतलब 0,0। अब जब मैं x में आगे बढ़ूंगा, तो जब मैं x में आगे बढ़ूंगा तो y थोड़ी ना चेंज होगा। नहीं सर, y चेंज नहीं होगा। तो x में आगे बढ़ता जाऊंगा तो x बढ़ता जाएगा, y कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे y बताओ क्या था? सर y भी 0, x भी 0। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो x तो बढ़ के हो गया 1, y अभी भी 0 है। x हो गया 2, y अभी भी 0 है। मैं ऊपर जाऊंगा तो y बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा तो y घटेगा। अगर मैं आगे जा रहा हूं, लगातार आगे जा रहा हूं, तो x की वैल्यू बढ़ती गई 1,0, फिर 2,0, फिर 3,0, फिर 4,0, फिर 5,0, फिर 6,0, और यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो आप कह सकते हो x एक्सिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ही तो है, स्ट्रेट लाइन वेयर वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0 वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0। तो x एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है जहां पे y एक्सिस की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0। सर इसका मतलब अगर मान लो ये 0,0 हम ऊपर जाएं तो तुम आगे नहीं जा रहे हो, तो x फिक्स है, y बढ़ेगा, y बढ़ेगा, y बढ़ेगा। तो देखो 0,1, 0,2, 0,3। तो इसको आप क्या कह सकते हो? y एक्सिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, a straight line where value of x is 0। y एक्सिस पे एग्जैक्टली x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। देखना भाई, 0,1, 0,2, 0,3 है। नीचे आओगे तो 0,-1, 0,-2। पीछे जाओगे तो x घटने लगेगा लेकिन y क्या रहेगा? 0। तो y एक्सिस और x एक्सिस का ये डेफिनेशन हो गया। x एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन वेयर वैल्यू ऑफ y 0। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो x बढ़ रहा है, आगे जाऊंगा, आगे जा रहा, मैं आगे जा रहा, तो x तो कांस्टेंट है ना बेटा। सॉरी आई एम सॉरी, मैं आगे जा रहा हूं तो y तो कांस्टेंट है, x बढ़ रहा है बस। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो y बढ़ रहा है, x कांस्टेंट है। सो ठीक है, इतना तो फील आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें कोई पॉइंट देता हूं, पॉइंट मतलब तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट देता हूं 2,3। अब इसको प्लॉट करो। तो 2,3 का मतलब तुम समझोगे कि सर आपने दिया है x, y, जहां पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। हां, तो x की वैल्यू 2 ढूंढो कहां है?
यहां पे आगे गया 1 यूनिट गया तो x1, आगे गया x2, यहां पहुंचेगा x2 है सर, लेकिन y तो 0 है। y3 का मतलब क्या है, y में कितना ऊपर गया, 1 2 3, y यहां पे 3 है, तो x इज इक्वल टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग ये पॉइंट है, y इज इक्वल टू 3 के क्रॉसपॉन्डिंग ये पॉइंट है। अब इन यहां पे जाओगे, यहां पे आगे गए 2, ऊपर गए 3, तो ये पॉइंट मिलेगा जहां पे लिखोगे 2,3। सर यहां कैसे पहुंच गया, देखो बेटा 2 आगे और 3 ऊपर, या पहले 3 ऊपर फिर 2 आगे, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो जब मैं x और y दोनों की वैल्यू बता दूं तो आपको एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट मिलेगा। x और y दोनों की कोऑर्डिनेट बता दूं तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स पॉइंट। अच्छा बताओ, ये P पॉइंट था मान लो, अगर मैं तुम्हें बोलूं x और y एक Q पॉइंट दूं, -3,4, इसको प्लॉट करो। तो x है -3 और y है 4, x -3 मतलब निगेटिव में यहां पे आऊंगा -3, और y की वैल्यू 4 मतलब यहां पे आएगा 0,4। तो पीछे x में -3 मतलब यहां आया, x में -3 मतलब यहां आया, और y में 4 मतलब यहां होगा। ये कोई पॉइंट मिलेगा Q जिसका कोऑर्डिनेट होगा -3,4, ये मिलेगा। अगर मैं आपको x और y दोनों फिक्स बता दूं तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। फील आ गया। और y पे कौन से फिजिकल क्वांटिटी रखेंगे, डिपेंडेंट को। और धीरे धीरे जब हम यूज करेंगे ग्राफ आपको समझ आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल क्या है, टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल क्या है, पोजीशन। बहुत इजी है। चलो साहब यहां देखो, मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू 2 को प्लॉट करो, y इज इक्वल टू 2। तो बोलो सर x तो बताओ। अगर मैं y भी बताऊं और x भी बताऊं तो दोनों बता दूं तो एक पॉइंट मिलेगा आपको। मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू 2, x बता ही नहीं रहा, मतलब y को तो मैंने फिक्स कर दिया 2 है, x नहीं बता रहा। तो आप बोलोगे y 2 है मतलब यहां पे y इज इक्वल टू 1 आता है, y एक्सिस पे y बढ़ेगा, x कांस्टेंट रहेगा, x एक्सिस पे x बढ़ेगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो y इज इक्वल टू 2 कहीं यहां पे आ गया। इसको आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 2, एक पॉइंट मिलेगा। सर x की वैल्यू तो फिक्स है ही नहीं। हां, तो आप बोलोगे कि एक लाइन बनेगा, ये y इज इक्वल टू 2 एक लाइन बनेगा। सर आप एक लाइन क्यों बना रहे हो, मैं लाइन इसलिए बना रहा हूं कि आपने बोला y 2 है, तो मैं ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर जाऊंगा तो y बढ़ जाएगा, नीचे जाऊंगा तो y घट जाएगा, अगर मैं आगे जाऊंगा तो y फिक्स है। देखो आगे y की वैल्यू बोलो 2 2 2 2 2 2, मैं आगे कहीं भी चला जाऊं y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पीछे कहीं भी चला जाऊं y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा y इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। x की वैल्यू हमने दी नहीं, मतलब x कुछ भी है लेकिन y 2 है, y x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। x मान लो यहां पे 1 है तो बताओ y कितनी है, y 2 है। आगे बढ़ोगे x 3 है तो y बताओ क्या, y 2 है। x की वैल्यू बताई नहीं, तो ये अगर मैं एक ही आपको कोऑर्डिनेट बता दूं कि y बस 2 है, x नहीं पता, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जहां पे y की वैल्यू फिक्स हो गई, x हमें पता ही नहीं है। फील है इस बात का। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू -4 बताओ, या फिर x इज इक्वल टू 3 बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये x एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल एक्सिस होता है। आप करो कि x 3 है, y हमें नहीं पता, तो मैं x एक्सिस में जाऊंगा, यहां पे आया x एक्सिस में आया, ये 1,0 मिला मान लो, ये मिला 2,0 मान लो, ये मिला 3,0 मान लो, मतलब सर यहां पे y की x की वैल्यू 3 होगी। हां, और मैं कह रहा हूं कि y x 3 है, y हमें पता ही नहीं, मैं एक ही वैल्यू बता रहा हूं x 3 है, तो सर यहां पे x 3 है, आगे जाऊंगा तो x बढ़ जाएगा, पीछे आऊंगा तो x घटेगा। अगर मैं इस वर्टिकल लाइन पे जाता हूं तो x कांस्टेंट रहेगा। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, आगे जाओगे तो x बढ़ेगा, पीछे आओगे तो x घटेगा। मैं कह रहा हूं x 3 है, तो यहां पे x 3 मिल गया एक पॉइंट। अब y हमें नहीं पता, y कुछ भी रखो x 3 होना चाहिए, तो ये आएगा। x हमेशा देखो फिक्स हो गया 3, y तुम कुछ भी रखो, तो x और y दोनों बना दू तो एक पॉइंट, एक x बता दू, सिर्फ x की इक्वेशन बता दू या y बता दू, तो ये क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन, सीधा ऐसा। क्लियर है? ओके सर, कोई खास बात नहीं है। अब मैं मान लो यहां पे इसको बनाता हूं y और इसको बनाता हूं x, ठीक है। हम x और y आपको कुछ नहीं बता रहे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सिंपल। मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है सर, और मैं कोई यहां पे अननोन पॉइंट लिख लेता हूं x, y, यहां पे कोऑर्डिनेट है x, y। इस x, y का क्या मतलब है, कहीं एक लाइन बना दूं या कोई भी कर्व बना दूं और वहां पे x, y, 2, 3, 4, 3 कुछ भी लिख दे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहला जो लिखा है वो x कोऑर्डिनेट है, दूसरा लिखा है y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस में x है,
मतलब यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक की, इसको हम कहते हैं x, और ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी ये होती है y। एक मिनट, सॉरी उल्टा कर लिया। मतलब ये लेंथ होगा आपका, ये कोऑर्डिनेट बेटा यहां पे x, 0 है, और ये ओरिजिन है, ये होगा 0, 0। तो यहां से जो यहां मैं गया हूं, x कोऑर्डिनेट मतलब एक इस पॉइंट का x में डिस्टेंस है, x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है x, और इसी पॉइंट का y में डिस्टेंस है y। यही तो कहा था मैंने, जैसे यहां पे 2,4 लिखूं तो x में 2, y में 4। सर ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन को जिसको मैंने यहां पे प्लॉट किया, ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रेट लाइन को जिसको मैंने प्लॉट किया, ये एक लाइन बनाया मैंने, ठीक है सर, लाइन बनाया। अगर मैं इस लाइन का डिस्टेंस निकालना चाहूं ओरिजिन से, ये मैंने जो पॉइंट बनाया P, इस P का यहां से डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस O से P स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालना चाहता हूं बस मैं, तो वो इजी है। कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम। O से P एक स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ निकालना चाहते हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं सर? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होता है? तो ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल वाला कंसेप्ट, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा O से P तक। तो आप लिखोगे x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है सर, बहुत इजी है। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है और मुझे tan थीटा लिखना है, तो लिख लो tan थीटा क्या होगा। मान लो एक स्ट्रेट लाइन बनाया, यहां पे कोई कोऑर्डिनेट लिख दिया x, y, तो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहां tan थीटा लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे आप? y बटा x, क्योंकि यहां पे ओरिजिन 0,0 से पास कर रहा था, तो ये tan थीटा हो जाएगा। अब एक बात समझना, तुम में से बहुत सारे बच्चे का नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे राहुल, प्रिया, सुप्रिया, गजोधर, एक था पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, कल्लू, काला राम, कुछ भी हो सकता तुम्हारा। अब मान लो तुम्हारा नाम है गजोधर, गजोधर राम तेरा नाम है। अब मुझे गजोधर वर्ड बोलने में दिक्कत हो रहा। तुम्हारा नाम है सुमन, मुझे सुमन बोलने में दिक्कत हो रहा। तेरा नाम है पिंकी, टिंकी, मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा। तो सर अब क्या? तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक नाम देता हूं, मैं तुम्हें आज से रामलाल बोलूंगा। सर बोल लो, आपकी मर्जी, रामलाल बोलना चाहते हो तो रामलाल बोल लो। अब मैं अगर तुम्हें रामलाल कहता हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? क्या घर में मुझे रामलाल बुलाएंगे? क्या मेरे सर्टिफिकेट में नाम रामलाल होगा? नहीं, घर में तुम्हें सुमन, गजोधर, पिंकी, टिंकी बुलाएंगे, बाहर तुम्हारा यही नाम होगा, लेकिन यहां पे आज से तुम्हें रामलाल कहा जाएगा। सर ऐसा क्यों? बस मेरा मन है। अजब है सर। हाँ, मैं तुम क्लास में जब तक रहोगे मैं तुम्हें रामलाल ही कहूंगा। सर ठीक है, कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरीके से यह जो tan थीटा है, उसको भी मैं tan थीटा बार बार ये लंबा सा स्टेटमेंट और वर्ड ना बोल के मैं कुछ और नाम देना चाहता हूं इसको। सर दे लो, इसको मैं कहूंगा स्लोप। सर ये तो कोई भारी नाम दे दिया। ना ना ना, जो tan थीटा का सिग्निफिकेंस है, स्लोप का सिग्निफिकेंस भी वही होता है, बस एक नाम अलग दिया है। मैं बोलूंगा स्लोप, तुम tan थीटा समझना। मैं बोलूंगा स्लोप, तुम tan थीटा समझना। बस इतना आसान है। हां, इसी दो चीज का अब मैं तुम्हें फील एक जनरलाइज ग्राफ में दिलाता हूं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। मान लीजिए कि मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करता हूं, तगड़ा वाला, कोई भी रैंडम, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया मैंने। चलो यहां से प्लॉट करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया। बेटा मजा आ जाएगा, देखना ध्यान से, मैं कैसे कैसे लेवल उठाऊंगा देखना आप। इसको मैं बोलता हूं x2, y2, और इस पॉइंट को बोलता हूं मैं x1, y1 है। ये स्ट्रेट लाइन सीधा, ठीक है सर। अब मैं अगर इस दो स्ट्रेट लाइन और सर दो पॉइंट का मतलब समझने की कोशिश करूं कि यहां पे x1 का मतलब क्या है, तो बताओ इस व्हाट x1 रिप्रेजेंट? x1 रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट का x एक्सिस में डिस्टेंस ये x1 होगा। हाँ सर ठीक है, ये x1 रिप्रेजेंट करता है। और x2 का मतलब क्या है? ओरिजिन से x एक्सिस में ये डिस्टेंस x2 होगा। फील करो इस बात को। व्हाट इज x1? x, इस पॉइंट का x में डिस्टेंस, इसी को कहते हैं x1। कोऑर्डिनेट लिखते समय समझाया था ना। यहां पे x1 का मतलब क्या है? ये है x1, ये है सर x1, और यहां से लेके यहां तक क्या है सर? ये x2 है, देखो। अच्छा, तो मैं इससे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ देखूं तो क्या आएगा?
सर अगर ये x2 है, साफ साफ दिख रहा, और ये x1 है, तो x2 में से x1 घटा दो तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा x। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1। ओके, अब मुझे बताओ इस y1 का मतलब क्या है? सर ओरिजिन से इसका लेंथ, इस पॉइंट का y एक्सिस में ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसी को y1 कहेंगे, और इसी पॉइंट का, इस पॉइंट का y एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा उसको हम इसका y कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है सर, तो बताओ ये हो गया तेरा y2 और ये हो गया तेरा y1, तो फील करो ये क्या होगा? सर ये होगा आपका डेल्टा y, y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि ये, इसको मैं बोल देता हूं कोई पॉइंट P और इसको बोल देता हूं Q, तो P और Q के बीच में लेंथ बताओ क्या होगा? लेंथ, डिस्टेंस, P और Q का लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस। तो सर ये तो बहुत इजी है, अगर ये है डेल्टा x और ये है डेल्टा y, इस एंगल को मैं मान लेता हूं 90, हां मान लो 90, तो 90 मानोगे तो रूट अंडर ये हो जाएगा डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। तो अगर स्पेस में x और y स्पेस बोल देते हैं, इसको एक लाइन बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं, इसको स्पेस बोल देते हैं। एक स्पेस में कहीं भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दूं और उस दोनों के बीच का लेंथ में पूछूं, तो देखो मैंने पूरा फील कराया है कि ये x1 है, ये x2 है, तो ये डेल्टा x हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा y हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए मैं फिर से लिख के दिखाता हूं, डेल्टा x बोलो तो x2 कोऑर्डिनेट माइनस x1 कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y2 कोऑर्डिनेट माइनस yn कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। तो कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हो 2,3 और एक दिया हो -4,6, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। सिंपल करना है तुम्हें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब देखो मान लो ये x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। यहां पे अगर ये एंगल मैं बनाऊं, ये x एक्सिस है, ये है, इसी के पैरेलल ये लाइन लिया है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल मैं थीटा मान दो, तो यहां पे tan थीटा क्या लिख सकता हूं? सर ये tan थीटा हो जाएगा, एक मिनट रुकना बस, इसको थोड़ा सा और मैं साइड में ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं यहां पे साइड में ले लेता हूं। आजा भाई, थैंक यू कर रहे, आजा आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा 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 आजा, आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत प्यार से आ जाएगा, एकदम तगड़े तरीके से, आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो कितना बढ़िया आ गया। ठीक है, चलो यहां देखो, अब मैं यहां पे tan थीटा अगर लिखूं तो यहां से tan थीटा क्या होगा? सर ये डेल्टा y बटा डेल्टा x, ये हो जाएगा डेल्टा y बटा डेल्टा x। तो इसी tan थीटा का नाम मैं कहता हूं स्लोप, और इसी डेल्टा y को लिखेंगे आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। डेल्टा का मतलब यही तो होता है, x2 माइनस x1, मतलब स्लोप मतलब tan थीटा ही होता है कि हाँ। और स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो स्लोप आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि y में कितना चेंज हुआ है x के चेंज होने के रिस्पेक्ट में, मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। मैं कह सकता हूं स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन x। सर ये विथ रिस्पेक्ट टू कहने का क्या मतलब है? चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ये तो सर tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तो tan थीटा होता है। हां, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगा उसके tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हम कहते हैं स्लोप। सर tan थीटा कह लो ना, हाँ कह लो, कभी कभी मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें रिंकी पिंकी टिंकी गजोदर सुमन भी कह लूंगा, और ऐसे तो मैं रामलाल ही बोलूंगा, तो तुम tan थीटा कह लो या स्लोप कह लो, दोनों एक ही बात है। मैं कहूंगा स्लोप ना, तुम tan थीटा ही समझना, मैं कहूंगा स्लोप, तुम tan थीटा ही समझना। सर tan थीटा का मतलब, तो tan थीटा का एंगल होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, tan 30 होता है सर 1/√3, तो क्या हम 30 डिग्री का ही बन रहा होगा तो उसका tan 30 मतलब 1/√3 वो स्लोप हो गया, हाँ वही स्लोप हो गया। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेंज इन y बटा चेंज इन x, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, y में कितना चेंज हुआ बटा x में कितना चेंज हुआ, उसी को हम कहते हैं स्लोप। अब यहां पे देखो ध्यान से, मान लो कि मैं यहां पे y और x एक्सिस में दो स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा? दो स्ट्रेट लाइन बनाता हूं एकदम जोरदार, एक ऐसा और ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसा। ओहो कहां जा रहा भाई, कहां जा रहा, कहां जा रहा, एक ऐसा। और मैं तुमसे बोलूं कि ये स्ट्रेट लाइन 1 है, ये स्ट्रेट लाइन 2 है, ये एक्स एक्सिस एंगल बना रहा अल्फा और ये एक्स एक्सिस एंगल बना रहा बीटा। स्लोप देखने के लिए tan थीटा हमेशा एक्स एक्सिस एंगल मेजर करते हैं, कोई भी किसी भी
चीज का एंगल देखना, हमेशा एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेके एंगल मेजर करते हैं। तो स्लोप देखने के लिए भी एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। अब ये है अल्फा, ये है बीटा। अब बताओ स्लोप किसका ज्यादा? तो फील करना पहले फिजिकली, इसमें चेंज इन एक्स इतना हुआ है और चेंज इन वाई देखो बेटा कम है, और देखो चेंज इन एक्स ज्यादा है। इसमें देखो तो परपेंडिकुलर बहुत ज्यादा और बेस और कम। इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस का रेशियो देखोगे 1 का तो ज्यादा है। इसमें एक्स ज्यादा दूर तक गया लेकिन वाई कम उठा, मतलब इसका चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स कम है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। हां, तो ये फिजिकली नहीं देखना, tan थीटा से देखना है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अल्फा ज्यादा है बीटा से, तो स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट लाइन का स्लोप ज्यादा होगा सेकेंड लाइन के कंपेयर में। स्ट्रेट लाइन को हम हिंदी में सरल रेखा कहते हैं। रेखा बहुत सरल है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा जितनी उठी हुई होगी, अब सीधी रेखा ऐसा थोड़ी नहीं कि लेटी होगी। सीधी रेखा है मतलब वो लेट जाएगी क्या? हमेशा रेखा इतनी सीधी है तो लेटी रहेगी क्या? अगर रेखा लेट जाए तो लेटी हुई रेखा का स्लोप क्या होगा? लेटी हुई रेखा का स्लोप क्या होगा? मान लो ये रेखा लेट गई, रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, मान लो रेखा लेट गई तो लेटी हुई रेखा का स्लोप क्या होगा साहब? सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा? 0 डिग्री। ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा? फील करके बताओ। सर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा 0 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप मतलब सर tan थीटा। हां, स्लोप मींस tan थीटा, तो आप बोलेंगे स्लोप मतलब tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो अगर रेखा लेट जाए, एनम एक्स एक्सिस से पैरेलल लेट जाए, तो उसका स्लोप होता है 0। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है रेखा उठती जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा। याद करो, एंगल बढ़ने से tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 क्या होता है? इन्फिनाइट हो जाता है। और 90 से जैसे एंगल बड़ा हो स्लोप निगेटिव हो जाता है। अरे हाँ सर, अगर एंगल 90 से ज्यादा हो तो स्लोप निगेटिव हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा था सर, ये तो हमने जोरदार पढ़ा था। तो बताइए इसका स्लोप क्या होगा? सर 0। और रेखा जैसे थोड़ा उठा तो स्लोप बढ़ा, रेखा और उठेगी एंगल और बढ़ेगा, स्लोप और बढ़ेगा। रेखा जैसे से उठती जाएगी, स्ट्रेट लाइन जैसे से खड़ा होता जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा, खड़ा होता जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा, खड़ा होता जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा। और सर अगर स्ट्रेट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो स्लोप क्या होगा? 1 मिनट, इसका ये बीच में कहां से आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां जाओ, चलो इधर देखो, नेक्स्ट पेज देखो। ये है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप बताओ क्या होगा? इसका स्लोप होगा 0। क्यों? क्योंकि एंगल 0 है। एंगल को स्लोप कहते हैं क्या? नहीं, tan थीटा को स्लोप कहते हैं। अच्छा, इसका स्लोप बताओ। तो यहां से आप एंगल देखें तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रहा। ये स्ट्रेट लाइन देखिए बेटा, मैं प्लॉट कर देता हूं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है। सर ये स्ट्रेट लाइन का हम देखें तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कितना एंगल बनाएगा? सर 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा तो इसका स्लोप क्या होगा? 90 ना। एंगल को स्लोप नहीं कहते, स्लोप हम कहते हैं tan थीटा को। तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू 90, मतलब इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। अब रेखा आराम से लेटी हुई थी, उसको उठाया क्यों? रेखा लेटी हुई थी, स्लोप 0। जैसे से रेखा उठती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, रेखा उठती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, रेखा उठती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो गया। और सर अगर उधर जाकर लेटने की कोशिश करें तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, सर ये एंगल तो 90 से ज्यादा दिख रहा है। हां, तो यहां से जो हम स्लोप लिखेंगे, मतलब tan थीटा लिखेंगे, उसमें एंगल जो होगा 90 से ज्यादा होगा। हां, उसमें एंगल 90 से ज्यादा होगा। तो जब एंगल 90 से ज्यादा होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल। अब ऐसे मत देखना कि ग्राफ तो यहां बन रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं करा। ग्राफ नहीं देखना बेटा, ये लाइन नहीं देखना, आप एंगल देखो। एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है। अगर एंगल 90 से ज्यादा हो तो आप बोलेंगे कि स्लोप कैसा हो गया है? निगेटिव हो गया। अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो स्लोप कैसा हो गया है? निगेटिव हो गया। आप ये कहेंगे। ठीक है, यहां तक फील आया थोड़ा सा? अब चलिए इधर देखिए। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन।
अब मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन खींचा है, इसका स्लोप कहां पे सबसे ज्यादा होगा? पी पे, क्यू पे, आर पे कि एस पे? किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा होगा? तो सिर्फ जो लाइन जितना ऊपर होता है उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है ना? नहीं, नेवर। हम स्लोप का मतलब tan थीटा कहते हैं। थीटा कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से। तो यहां पे आप कोई लाइन खींचो एक छोटा सा, और ध्यान से देखो, यहां पे लाइन खींचो, यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचो, यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचो, या यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचो। अगर यहां पे बेटा एंगल बन रहा है अल्फा, तो ये भी तो अल्फा एंगल बनेगा, ये भी तो अल्फा एंगल बनेगा, ये भी तो अल्फा एंगल बनेगा। ये तो आपने पढ़ा है। अब देखो, ये इंक्लिनेशन तो सेम ही हुआ ना बेटा, झुकाव। अब यहां पे कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे प्लॉट करते हो, मान लो कि ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन आपने बनाया, तो इस स्ट्रेट लाइन का एंगल यहां से एक्स एक्सिस से देखो, या यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, सेम ही तो बन रहा। ये इंक्लिनेशन तो सेम है। मैं करूं नीचे झुकेगी रेखा तो स्लोप कम होगा, ऊपर उठेगा स्लोप बढ़ेगा, लेकिन यहां पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो एंगल सेम है, तो tan थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो स्लोप एट P इज इक्वल टू स्लोप एट Q इज इक्वल टू स्लोप एट R इज इक्वल टू स्लोप एट S। P Q R S सब पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। हर जगह पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अगर मैं यहां पे पैरेलल लाइंस बनाऊं, कैसा लाइन बनाऊं बेटा? पैरेलल लाइंस। ये मैंने बनाया पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां पे ये लाइन अगर अल्फा एंगल बना रहा, और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये यहां से अल्फा एंगल ही बनाएगा, ये भी अल्फा एंगल ही बनाएगा। देखो, लाइन ऊपर थोड़ी ना उठा है। अगर मैं कोई ऐसा लाइन बनाऊं, फर्क समझना बेटा, यहां पे फर्क समझना। एक लाइन मैंने ये बनाया और एक लाइन मैंने ये बनाया, रुक जा दादा, एक लाइन मैंने ये बनाया, तो आपको नहीं लग रहा ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है? हाँ, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, पैरेलल थोड़ी ना कह सकते इसको। इन दोनों का स्लोप सेम नहीं होगा। इसका एंगल एक्स एक्सिस से अगर मैं बोलूं अल्फा है, तो इसका एंगल कुछ बीटा होगा, ये ऊपर उठा हुआ है। लेकिन ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है, ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये भी अल्फा बनाएगा, ये भी अल्फा बनाएगा। तो इन तीनों का स्लोप, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, इन तीनों का स्लोप सेम होगा। लाइन 1 इज इक्वल टू लाइन 2 इज इक्वल टू लाइन 3। अब बोलोगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस रिमेन सेम, रिमेन्स सेम, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस रिमेन सेम। यहां पे देखो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है? सेम रहता है। क्लास का टाइम कितना हो गया मुझे पता नहीं चल रहा। थोड़ा तो हो ही गया होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, जीपी सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, फिर ग्राफ बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो ऐसा करते हैं, लेक्चर को ये एंड करते हैं, आप चिंता मत करना। आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन के स्लोप का फील दिलाया, तो आपको आज के लेक्चर के साथ डीपीपी नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, क्योंकि डीपीपी में पैराबोला या बहुत सारी चीजें पढ़ानी थी, उसके ग्राफ होंगे। मैं आपको नेक्स्ट डे 2 डीपीपी दे दूंगा, चिंता मत करना। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इस चीजों को सीख लो, यहां से प्रैक्टिस कर लेना और डीपीपी 1 को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको हर तरह के पॉसिबल ग्राफ जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलने वाला है सब कुछ पढ़ाऊंगा। पैराबोला पढ़ाऊंगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ाऊंगा, सारे तरह के ग्राफ और सारे तरह के ग्राफ का स्लोप, और स्लोप में बिल्कुल आपको मोक्ष और जोरदार चरम सुख की अनुभूति मिलेगा। एक जोरदार चीज बनाऊंगा मैं। आप ग्राफ कोई भी देखोगे और देख के बता दोगे आपने आज तक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करके देखा होगा, मुझे पता है। मैं आपको एक ऐसा जोरदार तरीका बताऊंगा कि ग्राफ देख के आप बता दोगे कि इसका स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। वहां पे 2 मैं फोटो बनाता हूं ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग, हंसता हुआ रामलाल और रोता हुआ रामलाल, और हंसता हुआ रोता और रामलाल सब कुछ बता जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। देखो बेटा, सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, फिजिक्स का फील लेने में, सीखने में। टॉपिक बहुत ज्यादा हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बेसिक मैथ में मुझे पढ़ानी है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो आज के साथ आपको डीपीपी नहीं देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ तो डीपीपी के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ा दूंगा, चिंता मत करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।